हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक सच्ची कहानियाँ लेकर। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको अपने साथ घटी हुई कोई पैरानॉर्मल घटना मुझ तक पहुँचानी हो तो आप उसे स्क्रीन पे दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी के थ्रू मुझ तक पहुंचा सकते हो और आपकी घटना को मुझे सुनाने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ, जो कि हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर निशांत ने। आइए अब आगे की स्टोरी को जानते हैं। मेरा नाम निशांत है और मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये साल 2020 की है। 2020 की, पर लॉकडाउन से पहले की, लगभग जनवरी के आसपास की। ये मेरी लाइफ की एक ऐसी घटना जिसे मैं शायद कभी भी भूल नहीं पाऊँगा। आइए कहानी की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। जंगल, शायद ये बिल्कुल भी कोई अच्छी जगह नहीं है एक कॉलेज खोलने के लिए, और साथ में एक हॉस्टल भी। बट हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक शहर ऐसा भी है जहाँ पर ठीक ऐसा ही है। अब मैं यहाँ पर आपको ना तो शहर का नाम बताने वाला हूँ और ना ही मेरे कॉलेज का, क्योंकि मुझे किसी भी तरीके की परेशानी में आगे नहीं फंसना है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, हमारा कॉलेज यूँ कहें एक तरीके से जंगल के बीच में है, और मुझे कहीं से नहीं लगता कि जंगल कॉलेज खोलने के लिए एक सेफ जगह है, क्योंकि वहाँ पर और कोई नहीं तो जानवरों का खतरा तो होता ही है। और मेरा मानना तो यही है कि हो सकता है जंगलों में जानवरों के अलावा भी कुछ ना कुछ ऐसा घूम रहा हो जो कि हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। बट रिस्क लेना किसे पसंद नहीं होता, खासतौर पर जब आपकी उम्र 22 या 23 साल की हो। मेरी भी उस टाइम पर इतनी ही थी। मैं भले ही अपने उस जंगल वाले हॉस्टल में रहता था, बट मैं और मेरे दोस्त कभी भी उस जंगल में घूमने से कभी नहीं कतराते थे। बट उस दिन के बाद ये सब कुछ बदल गया। दरअसल बात ये थी कि हॉस्टल का खाना खा खा के हम लोग काफ़ी ज़्यादा पक जाते थे, तो मैं और मेरे दो दोस्त और लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर एक ढाबे को खोज लिए थे। उस ढाबे का नाम था पिंकी ढाबा। अब हमारा प्रोग्राम कुछ ऐसा रहता था कि जब भी हमारा मन करता था बाहर का खाने का, तो हम लोग अक्सर उसी ढाबे पे जाते थे, चाहे दिन हो या फिर रात। हाँ, मैं जानता हूँ हॉस्टल से निकलना उतना आसान नहीं होता, लेकिन रात के समय वॉचमैन को चकमा देना कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। उस ढाबे पर तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा रेगुलर जाने लग गए थे। हमारी मीटिंग्स क्लासरूम में कम और उस ढाबे पर ज़्यादा होने लगी थी। अब क्योंकि हॉस्टल के आसपास में वही ढाबा सबसे ज़्यादा नज़दीक था, तो ढाबे वाले भी रात भर अपने ढाबे को खोले रखते थे, क्योंकि रात के समय भी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते थे जो कि भूखे होते थे और रात में खाने के लिए वहाँ पर आ जाया करते थे, और उन्हें तो पैसे से ही मतलब था, इसलिए वो ढाबा क्यों ना खोलते। इसी सब के बीच ऐसी एक और रात थी। उस रात मुझे और मेरे दोस्त जीतू को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तब जीतू ने कहा, आज यहाँ से निकल पाना मुश्किल है, पर फिर भी हमने कैसे करके हॉस्टल से छुटकारा पा लिया, और उसके बाद हम लोग रोड पर आ गए। हमारे साथ हमारा एक और दोस्त रोनित भी था। एक बार हम लोग कॉलेज से थोड़ी दूरी पर रोड पर जब आ गए, उसके बाद तो हम लोग गाने गाने लगे और नाचते नाचते रोड पर आगे बढ़ते रहे। कभी लड़कियों की बात करी तो कभी कुछ और ढाबे की तरफ बढ़ते रहे। अब कहने को तो ढाबा लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन फिर भी बात करते करते इस डिस्टेंस का पता ही नहीं चला और हम लोग बिना थके ही ढाबे पर पहुंच भी गए। अब जब तक हम वहाँ पर पहुंचे, लेकिन हमारी भूख बहुत बढ़ गई थी। लड़के एकदम से खाने पर टूट पड़े। रोनित तो जोर से चिल्लाया, मैं तो चिकन टिक्का ही खाऊंगा। इस पर जीतू ने हंसते हुए कहा, तुमने कल भी वही खाया था है ना? हाँ, और ये अच्छा भी था। पीछे से उसने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा।
अगला 1 घंटा उन्होंने उसी ढाबे पर आराम से खाने पीने और बातचीत करने में ही निकाल दिया। इसके बाद हम लोग एक बार फिर से हॉस्टल के लिए वापस निकलने लगे। उस रात पूर्णिमा की रात थी शायद, क्योंकि चांद पूरा चमक रहा था और फुल मून था उस दिन। रोड के दोनों साइड घने घने पेड़ पौधे थे जो कि धीरे धीरे एक घने जंगल की ओर फैलते जा रहे थे। चलते चलते अब रास्ता थोड़ा पतला होने लगा। वहाँ पर बीच रास्ते में ही एक चर्च पड़ता था, जिसके बाद से रास्ता काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाता था। इतना पतला कि जब आप सड़क से निकल रहे हो तो पेड़ आपके जस्ट साइड से छूते हुए निकलते हैं और एनवायरनमेंट थोड़ा क्रीपी हो जाता है। अब हम तीनों तो हॉस्टल के लिए बढ़ ही रहे थे, लेकिन उसी बीच रोनित ने उस जगह के माहौल को भाप कर कुछ डरावनी बातें करना शुरू कर दिया। रोनित उस जंगल से जुड़े तरह तरह के लेजेंड्स बताने लगा और धीरे धीरे इस तरह का अगर माहौल होता है तो डर तो अपने आप ही लगने लगता है, और ऐसा ही उस रात भी हो रहा था। हमारे दिमाग में भी अब डरावने से ख्याल आने लगे थे। कुछ देर बाद हम तीनों की हालत ऐसी हो गई थी कि हम लोग बहुत डर गए थे, लेकिन अंदर से बाहर से कोई भी इस चीज़ को शो नहीं कर रहा था और ना ही रोनित को कहानी सुनाने से कोई रोक रहा था। हम लोग आपस में बात करते करते आगे बढ़ ही रहे थे। ये सब कहानियाँ चल ही रही थी और जैसा कि मैंने आपको बताया, जनवरी का महीना था। लगभग हमारे 100 से 200 मीटर के आगे हमें एकदम से ऐसा दिखने लगा कि उस जगह पर एकदम से धुंध इकट्ठी हो रही हो। अब माना ठंड में ये चीज़ आम थी, बट जिस तरीके से वो धुंध वहाँ पर इकट्ठा हो रही थी वो काफ़ी ज़्यादा अजीब था। I mean, एक ही जगह पर कैसे? जीतू एकदम से उधर देखते हुए बोला, वो क्या है?" बाकी के लोग भी उस तरफ देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गए। तभी एकदम से हम सभी ने एक माचिस की तिल्ली उस धुंध के बीचों बीच जलते हुए देखी, उस अंधेरे में। बट हैरानी की बात यह थी कि उसके आसपास हमें कुछ नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो माचिस की तिल्ली हवा में किसी तरीके से लटकी हुई हो, क्योंकि उसके आसपास तो कुछ नहीं दिख रहा था। तभी एकदम से हमें 2 सिगरेट दिखी, जिनमें से एक जलने लगी थी। उसके लाल रंग की वो जलती हुई सी आगे की लेयर हम लोगों को अब दिख रही थी। I mean, हम लोगों को इतना अंदाजा हो रहा था कि वहाँ पर कोई तो खड़ा है। इसके बाद उनमें से एक सिगरेट हमारी दिशा में एकदम से सीधे को होकर उसी जगह पर एकदम रुक गई, मानो किसी ने हमारी ओर उस सिगरेट से इशारा करा हो। मैंने एकदम से अपने साइड में जीतू से कहा, "तुम्हें भी दिख रहा है ये?" "हाँ, अब हम क्या करें?" "चलते रहो," पीछे से रोनित बोला। तभी उनमें से एक सिगरेट सड़क के किनारे की ओर जाने लगी और जो दूसरी वाली सिगरेट थी वो उसी जगह पर आसमान में ही, मतलब हवा में ही लटकी रही। डर अब भी तीनों को लग रहा था, बट कोई भी नहीं बोल रहा था। हम लड़के थे भाई, कैसे बोल देते कि हमें डर लग रहा है, कैसे देख लेते कि सामने शायद कुछ खतरा था। धुंध धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। जब लगभग हवा में उड़ रही उन सिगरेट से 20 से 30 फीट की दूरी पर हम लोग होंगे, तभी उनमें से रोड के साइड वाली जो सिगरेट थी वो एकदम से ज़मीन पर गिरती है। जैसे ही वो ज़मीन पर गिरती है, उसमें से कुछ चिंगारियाँ निकलती हैं जो कि हमें साफ दिखाई दे रही थी। एक पल के लिए हल्की सी आवाज़ होती है और उसके बाद एक बार फिर से शांति छा जाती है। वो धुंध अब भी वहाँ से कहीं नहीं गई थी और अब भी उतनी ही ज़्यादा थी। हवा में सिगरेट की महक काफ़ी तेज़ आ रही थी। अब हम लोग भी उस जगह के एकदम नज़दीक थे जहाँ पर हमने आखिरी बार उस सिगरेट को जलते हुए देखा था। धीरे धीरे जैसे ही हम लोग उस जगह के करीब आए, जीतू ने देखा सबसे पहले रोड के साइड में कोई आदमी बैठा हुआ था, राइट साइड पर। बट डरावनी बात ये थी, उस आदमी का सर नहीं था। जहाँ पे उसका सर होना चाहिए था
वहाँ से धुआं निकल रहा था। रौनक के एकदम से पसीने से छूट गए। उसने बस इतना कहा, तुम्हें दिख रहा है? हाँ, चलते रहो, जीतू बोला। मैंने भी कहा, इग्नोर करो, आगे बढ़ते रहो। पीछे से जीतू फिर बोला, उसके सिर से धुआं निकल रहा है। मैंने श्श कहा और चुप से उसे आगे बढ़ते रहने को कहा। तभी एकदम से रोनित बोला, मैंने उसे नहीं देखा, मुझे देखना है। ऐसा कहकर वो पता नहीं क्यों पीछे पलट गया। जैसे ही वो पीछे पलटा, पता नहीं हम दोनों को क्या हुआ कि हम दोनों तेजी से आगे की ओर भागने लगे। शायद हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। हम वहाँ से भागना चालू करे और बिना मुड़े बस भागते ही रहे और सीधा कॉलेज के गेट पर आकर रुके। हम वहाँ पर पहले पहुँच गए और रौनित बाद में आया। रौनित ने हमसे कुछ भी नहीं कहा और सीधा अपने रूम में जाकर चला गया। एक वो दिन है और आज का दिन है। रौनित ने पीछे मुड़ने के बाद क्या देखा उसने आज तक भी नहीं बताया मुझे। अब तो हमारी डिग्री भी पूरी हो गई है और अब उतना ज़्यादा कांटेक्ट भी नहीं है, बट वो रात याद करते के साथ ही ऐसा लगता है ये कल ही की बात हो। मुझे याद है उस पूरी रात हम लोग अलग अलग रूम में नहीं सोए थे, एक ही रूम में सोए थे। बस सोचे जा रहे थे और सहमे हुए थे कि जो हमने देखा क्या वो सच था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली कहानी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर। और ये कहानी हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर महेश ने। आइए आगे की कहानी को ठीक वैसे जानते हैं जैसे कि उन्होंने हमें बताई है। मेरा नाम महेश है और मैं गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे साथ नहीं घटी, बट जिन्होंने मुझे बताई है मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। दरअसल आज से 3 साल पहले मैं जिस जगह पर रेंट पे रहता था, गाज़ियाबाद में ही मोहन नगर नाम की एक जगह है जहाँ मैं रहता था, वहाँ हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती थी। मैं उस टाइम पर अकेला रहता था, तो आंटी कई बार रात के समय मेरे लिए खाना बना देती थी और डिनर के टाइम पे मुझे देने आ जाती थी। नेचर वाइज वो आंटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। कई बार मैं उनसे कई सारी बातें करता। मुझे वो अपने बेटे की तरह प्यार करती। उनका एक बेटा था, बट वो बैंगलोर में जॉब करता था। बात ये सब तब शुरू हुई जब एक रात लाइट चली गई थी और सभी लोग सोने के लिए छत पर गए हुए थे। मैं भी अपनी छत पर ही आया हुआ था। उनकी और मेरी छत सटी हुई थी, तो हम लोग वहीं पर दीवार के साइड में खड़े होकर ऐसे ही आपस में बात कर रहे थे। पता नहीं सिर्फ मेरे अंदर क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैंने आंटी से पूछ लिया, आंटी क्या आप भूत जैसी चीज़ों में मानती हो? तो उन्होंने कहा, हाँ, मैंने तो देखा भी इन सब चीज़ों को। ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया आंटी की बात को जानने में। मैंने आंटी से पूछा, अभी लाइट तो आ नहीं रही है, तो आप चाहो तो मुझे बता सकते हो। आंटी ने भी कहा, ठीक है, इधर आके तुम बैठ जाओ। इसके बाद मैं आंटी के घर गया और वहीं पर छत पर हमने चारपाई बिछाई और उसी के ऊपर हम दोनों बैठ गए। फिर आंटी ने धीरे धीरे बात को बताना शुरू करा। पहले आंटी ने बताया, मैं सबसे पहले तुम्हें एक बात बताती हूँ जो कि उस वक्त किया जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी। आंटी ने बताया कि उस टाइम पर होता ऐसा था कि सुबह सुबह गांव में लोग जल्दी उठकर खेत के लिए चले जाते थे। नहीं, मेरा मतलब वॉशरूम से नहीं था, मतलब कि खेत में काम करने के लिए, फसल वगैरह कुछ काम रहता था जो कि मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट उन्होंने मुझे ऐसा ही कुछ बताया था। बात ये थी कि आंटी ने मुझे बताया था कि उस टाइम पर ऐसा था कि पूरी फैमिली सुबह सुबह निकल जाती थी फसल काटने के लिए। मतलब सुबह सुबह लगभग 4 या 5 बजे वो लोग घर से निकलते थे
और उसके बाद दोपहर तक या फिर शाम तक खेत पर ही रहते थे और काम करते थे। तो हुआ यूं कि एक बार उन आंटी के जो पापा थे वो सुबह बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठ गए। शायद उस समय रात के 2 या 3 बज रहे होंगे। उस टाइम पर उनके घर में वैसी वाली वॉल क्लॉक नहीं थी, बस उनके पापा हाथ में घड़ी पहनते थे जो कि उस टाइम पर शायद उन्होंने नहीं पहनी थी या फिर उन्होंने समय नहीं देखा था। वो सोचने लगे कि शायद सुबह के 4 या 5 बज चुके हैं। तो उन्होंने आंटी को और उनकी मम्मी को उठाया और कहा कि चलो खेत पर जाना है। सभी लोग हाथ मुंह धोकर खेत की ओर जाने के लिए तैयार होने लगे। उसके बाद सभी लोग घर से निकल भी गए। अब आंटी बताती हैं कि वो लोग खेत की तरफ बढ़ ही रहे थे। अब सभी लोगों को पता ही होगा कि खेत गांव के मतलब मेन रेजिडेंशियल एरिया से थोड़ा सा हटके होते हैं, तो लोग उसी तरफ बढ़ रहे थे। तो आगे बढ़ते बढ़ते एकदम से उनकी नज़र एक पेड़ के पास पड़ी। अब अंधेरा तो काफ़ी ज़्यादा था ही, उनके हाथ में बस एक टॉर्च थी जो कि उनके पापा ने पकड़ रखी थी। तो उन्होंने देखा कि उस पेड़ के नीचे एक आदमी या फिर शायद कोई औरत, जो कि दूर से पता नहीं चल पा रहा था, बट वो बैठे हुई थी। वो आंटी बताती कि वहाँ पर एक औरत बैठी थी और उसने अपना सर नीचे किया हुआ था। इसके बाद आंटी बताती हैं कि वो लोग जब उसके करीब पहुँचे तो उनके पापा ने उनसे कुछ बोलना चाहा कि वो इस समय यहाँ पर क्या कर रही हैं और किसके घर की हैं, क्योंकि गांव के लोग आपस में काफ़ी ज़्यादा पारिवारिक टाइप के होते हैं और आसपास के लोगों से वो काफ़ी अच्छी बोलचाल बात बना कर रखते हैं। तो उनके पापा ने उनसे एकदम से पूछा, अरे किसके घर से आई हो और यहाँ क्यों बैठी हो? तब वो जो वो लड़की थी, पहले तो उसने मुंह पर नहीं करा और फिर एकदम से जब उसने मुंह पर करा तो उसने एकदम अलग ही आवाज में कहा, जान प्यारी नहीं है क्या तुम्हें? इतनी सुबह सुबह यहां पर आ गए हो? पूरा परिवार लेकर मरना है तुझे? ऐसी ऐसी बात वो औरत कहने लगी। ये बात सुनते के साथ ही उनके पापा को एकदम से अंदेशा हो गया कि ये कोई सही चीज नहीं है या फिर ये कोई इंसान ही नहीं है। उनकी जेब में उस समय पर उनकी साइकिल की चाबी पड़ी हुई थी जो कि लोहे की थी। उन्होंने एकदम से वो साइकिल की चाबी निकाली और उसे अपने हाथ में बंद कर लिया और आंटी का हाथ पकड़ लिया और उनकी मम्मी का भी हाथ पकड़ लिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि बस सीधा चलते रहो और पीछे मुड़कर मत देखना। उन्होंने ऐसा ही करा। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि आंटी बताती हैं कि भले उनके पापा ने उन्हें मना करा था पीछे देखने के लिए, पर उन्हें बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी पीछे देखने की कि आखिर क्या बात थी, क्योंकि उन्हें तो उस वक्त पता नहीं था इस बारे में। वो बताती है कि थोड़ा आगे जाने के बाद उन्होंने एकदम से पीछे पलट दिया और वो बहुत आगे भी नहीं आए थे, मुश्किल से 10 कदम आगे आए होंगे और वो एरिया भी काफ़ी ज़्यादा खुला था। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब वो आंटी पीछे पलटी तो वो औरत उस जगह से गायब हो गई थी। अब वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। अगर वो उस जगह से उठी भी होती तो भागते हुए या फिर कहीं जाते हुए दिख तो जाती, बट वहाँ पर कुछ भी नहीं था। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि आंटी ने बताया कि इसके बाद उनकी कई दिन तक तबीयत खराब रही और बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब रही। उन्हें बाबाओं को दिखाया गया, दूर दूर के गांव वाले वैद्यों को बुलाया गया, तब कहीं जाकर 3 हफ्ते बाद उनकी तबीयत में सुधार हुआ। ये बात तो उनके घर वालों को भी समझ में आ गई थी कि ऊपरी चक्कर ही हुआ है और बाद में ये बात भी उन्हें खुद ही बतानी पड़ गई कि उन्होंने पीछे पलटकर देखा था, जिसके कारण उनके साथ ये सब हो गया। इसके बाद अगली घटना जो आंटी ने मुझे बताई वो उनकी शादी के 2 साल बाद की है। उन्होंने बताया कि शादी होने के 2 साल बाद वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके में गई थी। उनके पापा अब कुछ समय से खेती छोड़कर गाड़ी के ड्राइवर बनने का काम कर रहे थे और सुबह चले जाते और सीधा शाम को ही लौटते। उस बीच उनकी छोटी बहन और छोटा भाई स्कूल जाते। घर लौटकर सभी लोग मम्मी का काम बटाते और दीदी से बातचीत करते। पर एक सुबह उन सभी का मॉर्निंग रूटीन एकदम बदल गया, क्योंकि आंटी की मम्मी ने देखा कि उनके सोने के जेवर गायब हो गए थे। वो जेवर उनकी जिंदगी भर की जोड़ी गई कमाई की धरोहर थी। उनकी मम्मी लगातार रोती रही कई दिन तक
बहुत ज़्यादा रोती रहीं, बहुत बीमार हो गईं। उनसे ये दुख बर्दाश्त ही नहीं हुआ। जानो कहते हैं ना, घर की औरतें कितनी टेंशन ले लेती हैं ये कोई नहीं बता सकता। अब वो एकदम से पता नहीं बदल सी गई थी और ना वो किसी से सही से बात करती, ना खाना खाती। जब उनकी एक पड़ोसन ने इस चीज़ को देखा तो उन्होंने एक तरकीब के बारे में बताया। अब मैं खुद से तो इस बात पर यकीन नहीं करती थी, बट उन्होंने बताया था कि एक गांव है, उस गांव का नाम तो मुझे याद नहीं, उस गांव में एक मंदिर है। उन्होंने बताया कि अगर हमारे परिवार का कोई एक सदस्य उस जगह पर जाए और उस मंदिर के आसपास 1 या 2 हफ्ते तक रुक जाए, यानी कि वहीं पर रहे, तो इसके बाद इसका असर कुछ इस तरह से होगा कि जिसने भी वो सोने के जेवर चोरी करे हैं वो खुद ही अपनी गलती मान लेगा और उन जेवरों को आकर लौटा देगा। अब सुनने में ये बात बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती जिस पर यकीन करा जा सके, बट डूबते को तिनके का सहारा होता है और शायद यही चीज़ उस समय उन आंटी की मम्मी ने देख ली थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। और हम में से एक क्या, हमारा पूरा परिवार ही अगले कुछ दिन तक उस गांव में रहेगा। ये बोलकर आंटी एकदम से रुक सी गई। मैंने पूछा, क्या हुआ आंटी, फिर वो जेवर मिल गए क्या? आंटी ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ा सा हंसी। इसके बाद आगे बताने लगी। जिस मंदिर के बारे में उनके पड़ोसन ने बताया था वो कोई मामूली मंदिर नहीं था। उस मंदिर में लोग सिर्फ पूजा करने के लिए नहीं आते थे। उस मंदिर में ज्यादातर आने वाले लोगों का मकसद कुछ और होता था। उस मंदिर में आत्माएं उतारी जाती थी। वो लोग जो कि क्लेम करते थे कि वो पोजेस्ड हैं, जिनके ऊपर भूत आया हुआ है, वो उस जगह पर जाते थे और वहाँ पर उनके साथ कुछ होता था जिससे उनकी आत्मा को उतारा जाता था। ठीक ऐसा ही मंदिर हमारा फेमस श्री बालाजी का मंदिर भी है, जिसके बारे में आप लोगों में से अधिकतर लोगों ने सुना ही होगा। तो आंटी को भी एक ऐसा ही मंदिर के बारे में बताया गया था। उन्होंने बताया कि इसी वजह से मैंने आपको बताया, क्योंकि इस मंदिर में बहुत शक्ति है। वहाँ काला जादू और भी न जाने क्या क्या होता है। फिर उसके बाद आंटी ने बताया कि उस जगह पर हम लोग 2 हफ्ते तक रहे और उस 2 हफ्ते वहां पर रहने में मुझे एक लड़की की बात याद है। उस लड़की की उम्र यही कोई 17-18 साल की रही होगी। उसके पापा उसे उस जगह पर हर रोज आते थे और हर रोज वो उस लड़की को वहां आते हुए देखती थी। दिखने में वो लड़की बहुत ज्यादा सुंदर थी, लंबे बाल, सुंदर नैन नक्श। पर जब भी वो उन्हें देखती तो उस लड़की को जमीन पर लेटा हुआ ही पाती, जो कि लगातार कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती और उस जगह के पंडित कुछ मंत्र पढ़ रहे होते। आंटी कई दिन तक लगातार उस लड़की को देखती रही। कुछ लोगों से सुनने में आया कि वो लड़की पोजेस्ड थी और उस जगह पर पिछले कई महीनों से लगातार आ रही थी। इस चीज के बारे में तब भी आंटी ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और समय पूरा होने के बाद वो लोग अपने घर आ गए। कोई खास चीज तो नहीं हुई, पर उन लोगों ने मंदिर के दर्शन जरूर कर लिए थे, पर शायद एक ऐसे मंदिर के जहां पर उनके दर्शन करना जरूरी नहीं था। धीरे धीरे साल बीतने लगे। अब आंटी अपने घर वापस आ गई थी और अपने पति के साथ वो कोलकाता गई थी। कुछ समय के लिए वो लोग कोलकाता में ही रहे थे। वो एक छोटा सा अपार्टमेंट टाइप था जिसमें एक छोटा सा बेडरूम था, हॉल थोड़ा बड़ा। उस जगह पर आंटी ने बताया कि वहां पर उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। उन्होंने बताया कि उस जगह पर कुछ दिन के लिए उनका भाई रहने के लिए वहां पर आया था। उनका भाई कुछ दिन वहीं पर उनके साथ रहा और वो लोग ज़्यादातर रात में ऐसे ही बैठ के बातें किया करते और बस। कुछ दिन के बाद उनका भाई वहां से चला गया। अपने भाई के जाने से पहले आंटी ने एक बार उनके बैग में बस 2-3 चूड़ियां देखी थी जो कि सोने की थी। अब बात तो 20 साल पहले की थी, इसलिए उन्हें अच्छे से याद नहीं थी, पर फिर भी उन्हें कहीं ना कहीं शक हुआ कि ये वही चूड़ियां थी शायद। आंटी अब काफी ज्यादा परेशान सी होने लगी। इसके बाद
उनका भाई वापस अपने घर लौट आया। कुछ दिन बीत गए और एक रात वो अपने हॉल में बैठी हुई थी और एक किताब पढ़ रही थी। महीना दिसंबर का चल रहा था और सर्दी काफी तगड़ी थी। आंटी बताती हैं कि वो बैठे बैठे कुछ खा भी रही थी और किताब भी पढ़ रही थी। तभी एकदम से उन्हें ऐसा लगने लगा कि वो शायद घर का दरवाजा बंद करना भूल गई हैं। उन्हें एकदम से ये चीज रियलाइज सी हुई और जैसे ही वो उठकर दरवाजे की ओर गई, जो उन्होंने देखा 20 साल पहले की याद उनके दिमाग में एकदम से ताजा हो गई। आंटी को ठीक वही लड़की जो 2 साल पहले उन्होंने उस गांव में देखी थी, अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हुई दिखाई दी। वो लड़की लगातार उनकी ओर घूर रही थी। हाथ पैर के नाखून काफी बढ़े हुए से थे। आंटी बताती कि मुझे समझ में भी नहीं आया कि मुझे करना क्या है। मैं बस उसे घूरती रही। मुझे बहुत सारा डर लग रहा था, मन कर रहा था जोर से चिल्ला दूं, बट मैं चिल्ला नहीं पाई। कुछ था जो कि मुझे रोक रहा था। कुछ पल तक मैं वहीं उस लड़की को वहीं देखती रही और फिर वो लड़की मेरी आंखों के सामने से ही गायब हो गई। पहले वाली सारी घटनाएं मेरे दिमाग में एकदम से आ गई। वो सोच रही थी कि अभी जो उन्होंने देखा वो क्या था। क्या उन्हें इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए? क्या ये सिर्फ उनका वहम था या फिर कुछ और? आंटी अब परेशान सी थी। 3-4 दिन बीते और एकदम से ही एक बहुत ही बुरी खबर आंटी को पता चली। वो खबर ये थी कि उनके भाई की मौत हो गई थी। उनका भाई जो कि कुछ ही दिन पहले उनके पास रहकर गया था, फिलहाल गुड़गांव में रह रहा था। वो उनके पास से गुड़गांव ही गया था। 2 दिन ही उसे शायद गए हुए होंगे और उसकी मौत हो गई। वो अपने घर में ही मरा हुआ पाया गया। उसके दोस्तों ने उसकी लाश को देखा। जब आंटी को एक खबर पता चली तो वो बहुत ज्यादा टूट गई। अपने भाई का सुन के उनसे सहा नहीं गया। वो जल्दी से भागकर अपने घर गई, जहां पर उनके भाई की अंतिम क्रियाक्रम की तैयारी चल रही थी। उन्होंने बताया कि सब लोग वहां पर रोए जा रहे थे। उसके भाई का सामान अलग करा जा रहा था। तभी उनकी नजर उसके भाई के सामान पर गई और तभी उसकी नजर गई उन 2 सोने की चूड़ियों पर। उन्होंने कहा कि उन चूड़ियों को देखकर वो एकदम से पहचान गई। ये वही चूड़ियां थी जो कि हो ना हो मम्मी के पास थी पहले। भले ही वो सोने की थी, पर उन चूड़ियों को नदी में विसर्जित करा गया था। कुछ तो बात थी जो कि शायद बाकी घर वाले जानते थे, पर वो नहीं जानती थी। उन्होंने कहा कि इन सारी चीज़ों के बारे में वो अब भी सोचती हैं और सोचती हैं कि आखिर क्या था वो सब, क्यों हुआ था वो सब, और क्या उनके भाई की मौत के पीछे का कारण इसी सब से जुड़ा हुआ है। और उस लड़की को अपने दरवाजे पर देखना क्या एक संकेत था कि उनके साथ, उनके घर वालों के साथ कुछ बुरा होने जा रहा है। आंटी ने जब मुझे सब बताया, मैं भी एकदम सोच में पड़ गया और मैं भी थोड़ा डर सा ही गया। थोड़ी देर तक हम लोग वहीं पर बैठे रहे और उसके बाद लाइट आ गई। इसके बाद मैं नीचे चला गया, लेकिन शायद आंटी छत पे ही सो गई। इस दिन के बाद भी हमने कई सारी बातें करी और आंटी ने कुछ और किस्से भी बताए, जो कि मैं शायद आपको फिर कभी सुनाऊंगा। अभी के लिए मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए नई वीडियो का मोटिवेशन है। होप आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो। मैं अभिषेक, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय।